या फिर फंक्शंस। ये यूरोपियन यूनियन है क्या? ऑफ ईयू। यूरोपियन यूनियन एक ऐसा संगठन है, देश नीति और सुरक्षा नीति। अब एक बात कर समझ गए, देखो क्या ये एक देश जैसी चीजें नहीं लग रही भाई? बताओ। सम कंट्रीज वर नॉट रेडी टू गिव ऑल पावर टू यूरोपियन यूनियन फॉरेन पॉलिसी। सब कुछ देश ऐसा भी चाहते थे कि भाई हमारी अलग से विदेश नीति हो, स्वतंत्र विदेश नीति हो, हमारी सबकी एक जैसी विदेश नीति नहीं होनी चाहिए भाई। गुड इवनिंग, कैसे हो? हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ना शुरू करा था और उसकी फॉर्मेशन तक हमने पढ़ लिया था। ये देखा था भाई कैसे यूरोपियन यूनियन बनी है, उस प्रोसेस को देखा था, क्या कारण है, ये सारी चीजें हमने देखा था भाई। यूरोप के क्वेश्चंस, इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन यूरोप, ये सारी बातें क्या थी जो यूरोपियन यूनियन के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार थी, अकाउंटेबल थी। उसके बाद हमने इस प्रोसेस को देखा कि भाई यूरोपियन यूनियन एक प्लानिंग से बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये धीरे 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 यूरोप का जब इंटीग्रेशन होता है और उस इंटीग्रेशन का जो एक्सट्रीम सिचुएशन है वो है यूरोपियन यूनियन। जब अंत में जो बनेगा वो यूरोपियन यूनियन है 1992 में। अब यहां पे एक क्वेश्चन है, अभी इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फंक्शंस। ये यूरोपियन यूनियन है क्या? ऑफ ईयू। यूरोपियन यूनियन एक ऐसा संगठन है, बिहेव्ड लाइक ए सुपरनेशन स्टेट। इसका क्या मतलब है कि भाई यूरोप के सारे देश इस कदर मिल गए, वो पूरा यूरोप एक देश जैसा बनेगा कि भाई ऐसा लगा भी यूरोपियन यूनियन देशों का एक देश बन गया। सारे देशों की जो अपनी व्यक्तिगत जो उनकी आइडेंटिटी थी वो समाप्त होगी और एक देश बन गया जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए भाई। वन फ्लैग, सभी देशों का एक झंडा। देखो सारे के सारे देश क्या कर रहे हैं, अपने एग्जिस्टेंस को समाप्त कर दिया, यूरोपियन यूनियन बन गया भाई। वन फ्लैग, वन एंथम, नेशनल एंथम, कॉमन या वन फाउंडिंग डेट, स्थापना दिवस, सबका एक। यूरोपियन यूनियन का जो फाउंडिंग डेट है वो सभी का फाउंडिंग डेट बन गई भाई। कॉमन करेंसी, सबकी साझी मुद्रा जिसका नाम था यूरो, कॉमन करेंसी यूरो। आइडेंटिकल फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, एक जैसी विदेश नीति और सुरक्षा नीति। अब एक बात कर समझ गए, देखो क्या ये एक देश जैसी चीजें नहीं लग रही भाई? बताओ। एक सुपरनेशन स्टेट की तरह इसने बिहेव करना शुरू कर दिया, क्योंकि सभी देशों का एक झंडा। जैसे ये है यूरोप, इसमें ये अलग अलग देश हैं। अब इन्होंने सब ने मिलकर इसको बना दिया यूरोपियन यूनियन, जिसका एक झंडा, मतलब देशों के जो अपने झंडे थे ना वो समाप्त, एक झंडा, एक राष्ट्रीय गान हर देश का, सबकी एक जैसी फाउंडिंग डेट, सबकी एक करेंसी यूरो, सबकी एक जैसी फॉरेन पॉलिसी, एक जैसी सिक्योरिटी पॉलिसी। ये है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। इट बिहेव्ड लाइक ए सुपर नेशन स्टेट। इट टेकन अवे द सोवरेनिटी ऑफ ईच मेंबर कंट्री। सबकी क्या करी इसने? सोवरेनिटी ले ली भाई। सब के सब देश क्या है, सब ने अपनी सोवरेनिटी किसको लूज कर दी? यूरोपियन यूनियन को। सारे के सारे डिसीजन अब देश व्यक्तिगत डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे इसका एक देश है
फ्रांस है इसका एक सदस्य है, ब्रिटेन है इसका सदस्य है। अब वो अपनी अलग से पॉलिसी नहीं बना रहे, सारी की सारी पॉलिसी यूरोपियन यूनियन बनाता है और सभी देशों को उसी को फॉलो करना है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी है, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी है, चाहे कोई पॉलिटिकल चीज है, या फिर कलेक्टिव सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, सबका एक राष्ट्रीय ध्वज है, एक राष्ट्रीय गान है, एक फाउंडिंग स्थापना दिवस है, एक जैसी करेंसी है। और ये यूरोपियन यूनियन बहुत सारे देशों से मिलके एक नया देश बन जाता है। ये है यूरोपियन यूनियन की कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ ईयू। इसकी क्या कमियां हैं, यूरोपियन यूनियन की क्या कमियां हैं, ये बताना भाई। पहली, सम कंट्रीज वर नॉट रेडी टू गिव ऑल पावर टू यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के कुछ सदस्य देश ये नहीं चाहते थे कि भी सारी की सारी पावर हम यूरोपियन यूनियन को दे दे। ठीक है, सारी की सारी चीज क्या करें, एंड लूज देयर सोवरेनिटी, और अपनी संप्रभुता को खो दे। कुछ देश इस बात पर सहमत नहीं थे कि भी सारी की सारी पावर यूरोपियन यूनियन को दे दी जाए और सबकी जो सोवरेनिटी है वो समाप्त हो जाए। ठीक है, सम आर या वर सम वर नॉट एग्री ऑन वन कॉमन करेंसी। कुछ देश ऐसे भी थे जो एक साझी मुद्रा पे सहमत नहीं थे, वो ये चाहते थे सभी देशों की जो मुद्राएं हैं, सभी देशों की जो करेंसी है, उन सब का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो और सारी के सारे देशों की करेंसी को वैल्यू मिले। ठीक है भाई, सम वर अगेंस्ट डोमिनेंस ऑफ यूएसए। ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन पर यूएसए का जो प्रभाव था, कुछ उसके भी अगेंस्ट थे कि भी अमेरिका को क्यों दादा बना रखा है, इसके अकॉर्डिंग आप क्यों काम कर रहे हो। ठीक है, तो इसको क्यों दादा बना रखा भाई, इसके खिलाफ थे। कुछ ये चाहते थे कि भाई हम अपनी सम वर इन फेवर ऑफ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, सम वर इन फेवर ऑफ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। सब कुछ देश ऐसा भी चाहते थे कि भाई हमारी अलग से विदेश नीति हो, स्वतंत्र विदेश नीति हो, हमारी सबकी एक जैसी विदेश नीति नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, अमेरिका के साथ हमारे क्या रिलेशन होंगे, इस पे सब एग्री नहीं थे। सबकी एक फॉरेन पॉलिसी होगी, सब कुछ। देखो, मान लिया इतने देश हैं, जो छोटे देश है ना वो तो एग्री हो जाएंगे, पर कोई पावरफुल देश है वो कैसे सोचेगा भाई, मैं वो तो ये सोचेगा मैं फॉरेन पॉलिसी अपनी अलग से चलाऊं। इसी कारण आज यूरोपियन यूनियन का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य मेंबर था ब्रिटेन। अब वो यूरोपियन यूनियन का प्रेजेंटली वो पार्ट नहीं है। इन्हीं कुछ कारणों से उसने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया था। ठीक है, सम वर अगेंस्ट एडिंग है ये न्यू मेंबर्स इन यूरोपियन यूनियन, स्पेशली फ्रॉम
यूएसएसआर ब्लॉक। ध्यान दो भाई ये क्या लिख रखा है। 1991 में क्या हो गया था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। उससे कई सारे देश स्वतंत्र हुए थे, हमें पता है। अब वे देशों में से कुछ देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहते थे। वो चाहते थे भी हम यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने, उनको ऐड भी करा गया यूरोपियन यूनियन में। तो कुछ देश थे जो ये नहीं चाहते थे भाई इन देशों को भी हम यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनाएं। क्यों? क्योंकि इन्हीं देशों के साथ तो शत्रुता थी। इस शत्रुओं के साथ लड़ने के लिए तो हमने यूरोपियन यूनियन बनाया था। अब आप इनको भी अपना मेंबर बनाने चल पड़े। तो कुछ देश इस कारण भी एग्री नहीं थे, और एक फेल्ड अटेम्प्ट टू फॉर्म वन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल कंट्रीज, ऑल मेंबर्स, जो भी इसमें मेंबर हैं, इन 2003। 2003 में यूरोपियन यूनियन के जितने भी सदस्य देश हैं उन सब के लिए एक संविधान बनाने का असफल प्रयास हुआ। क्या कोशिश करी गई कि भाई सबका एक संविधान बना दो, जितने भी देश हैं उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ये कोशिश करी गई और ये असफल हुई। तो इसकी क्या लिमिटेशन पता चल रही है? लिमिटेशन पता चली भाई इसकी? बात सब क्लास समझे इस बात को। एक फेल्ड अटेम्प्ट करा गया 2003 में सबके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। अब फिर से एक बार इसकी कमियां सुनो कि सारे के सारे देश यूरोपियन यूनियन को सारी पावर देने के पक्ष में नहीं थे। वो ये नहीं चाहते थे कि भाई हम अपनी सारी सोवरेनिटी को लूज कर दे। दूसरा, वो एक कॉमन करेंसी के भी फेवर में नहीं है कि भाई सबकी हमारी एक जैसी कॉमन करेंसी हो। वो चाहते कि भी सारी करेंसियों का महत्व हो। सब समवर अगेंस्ट डोमिनेंस ऑफ यूएसए, जो यूएसए का प्रभाव है और जो यूएसए के साथ उन सदस्य देशों की एक रिलेशन है, सब चाहते थे भी हम अपने हिसाब से। कोई चाहता कि भी मैं यूएसए के साथ रिलेशन रखना ही नहीं चाहता, कोई चाहता मैं और ज्यादा रिलेशन रखना चाहता हूं। पर जब सारे के सारे को सेम रिलेशन रखनी पड़े तो सब इस पे एग्री नहीं होंगे। और कुछ देश ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहते थे। वो चाहते थे भी हम एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएं। और कुछ इसलिए भी इसके अगेंस्ट थे कि जो नए मेंबर, जो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद कुछ नए मेंबर जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहते थे, उनको यूरोपियन यूनियन में मिला के वो खुश नहीं थे। और साथ में भाई 2003 में सबके लिए एक साझा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो प्रयास हुआ वो भी असफल हुआ। क्लियर है? सिंपल है ये। नेक्स्ट टॉपिक देखें, इंपैक्ट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। हमने यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन का प्रोसेस पढ़ा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, उसकी कमियां पढ़ी। अब है क्या इतना होने के बावजूद भी क्या इसका कोई महत्व है? तो इंपैक्ट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। क्लियर भाई? चलो ध्यान से पढ़ते रहो, बस यही है जो करना है पूरे के पूरे सिलेबस में। हर एग्जाम में यहां से सवाल पूछे जाते हैं, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यूरोपियन यूनियन से संबंधित सवाल पूछे गए। ठीक है, अब इसके इंपैक्ट पढ़ो भाई। यूरोपियन यूनियन एक इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है। इसमें आपको पता चल गया कि सारे इसके सदस्य मेंबरों का पता चल गया। ठीक है,
हाँ, सारे सदस्य मेंबरों का पता चल गया। और ये पता चला भाई यूएसए और यूएसएसआर के बाद ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभरा है। इसमें कई सारी कमियां भी देखी, इसकी कई सारी विशेषताओं पे भी हमने फोकस करा, कैसे ये बना ये भी देखा, क्या इसकी विशेषताएं थी, क्या ये फंक्शन करता है ये भी देखा। अब है इसके प्रभाव, पॉलिटिकल इंपैक्ट्स। देखिए इसके दो मेंबर हैं, 2 मेंबर्स ऑफ ईयू। कौन कौन सा? फ्रांस और ब्रिटेन। नाउ 1 फ्रांस। इसके दो सदस्य देश फ्रांस और ब्रिटेन, आज एक है फ्रांस क्योंकि ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन छोड़ दिया। इज परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ, परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका परमानेंट मेंबर है फ्रांस। अब परमानेंट मेंबर होने का क्या मतलब है? अब तुम सोचोगे कि भी परमानेंट मेंबर है तो है, फिर क्या हो गया? यूएनओ में परमानेंट मेंबर का मतलब है भी इसको नाटो वीटो पावर है। अभी नाटो कर रहे थे तो ऐसे ही मुंह से निकल गया नाटो। इसको फ्रांस को वीटो पावर है इसके पास। अब पूछोगे जी वीटो पावर का क्या मतलब है? वीटो पावर का मतलब होता है मना करने की शक्ति, ना करने की शक्ति। अब पूछोगे जी ये ना करने की शक्ति क्या है? ये इतनी पावरफुल पावर है, जब संसार का प्रत्येक देश किसी बात पे एग्री हो और एक परमानेंट मेंबर एग्री ना हो तो बात माननी नहीं जाएगी। संसार में जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है सब के लिए इसकी सहमति जरूरी है। अगर फ्रांस इसका मेंबर है और फ्रांस यूरोपियन यूनियन का मेंबर है तो फिर क्या होगा? यूरोपियन यूनियन का डोमिनेंस, उसका इंपैक्ट ज्यादा नहीं बढ़ेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन यूएनओ में लिए जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ में लिए जाएंगे, उन सब में फ्रांस की सहमति जरूरी है। पूरे संसार में केवल 5 परमानेंट मेंबर हैं जिसमें से 2 यूरोप के हैं, फ्रांस और ब्रिटेन। फिर ब्रिटेन इवन आज यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, उसके बाद भी फ्रांस तो है, एक रूस है, एक चाइना है, एक यूएसए है और 2 ये देश हैं। तो 5 वीटो पावर वाले देश हैं और 2 यहां से हैं। तो क्या ये पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा? क्या ये इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सेंटर ऑफ पावर नहीं होगा? ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे संसार में उन सब पे इसका इंपैक्ट होगा। क्लियर भाई? तो पॉलिटिकल इंपैक्ट है भाई इसके, ठीक है। अगर मिलिट्री इंपैक्ट की बात करें, जो इसकी सेना है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मी है। इसके ये 2 सदस्य देश, आज एक अकेला फ्रांस है क्योंकि ब्रिटेन चला गया, ये ध्यान रखना। 2 मेंबर्स ब्रिटेन एंड फ्रांस, नाउ 1 फ्रांस, क्योंकि ब्रिटेन क्या हिस्से निकल गया है। ये न्यूक्लियर पावर है, इनके पास न्यूक्लियर शक्ति है भाई, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब न्यूक्लियर वेपन होने का मतलब अपने आप में संसार में 7-8 देश हैं जो परमाणु संपन्न देश हैं जिनके पास ये न्यूक्लियर वेपन है, तो उनमें से एक देश ये फ्रांस भी होगा। तो क्या ये मिलिट्री रूप से इंपैक्ट नहीं होगा इसका? भाई सैन्य रूप से भी एक प्रभावी संगठन होगा क्योंकि इसके सदस्य देशों में न्यूक्लियर पावर भी शामिल है। इनकी जो वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मी है यूरोपियन यूनियन के पास, और नाटो जो संगठन है वो एक बहुत महत्वपूर्ण और पावरफुल संगठन है, वो भी नाटो, उसमें भी यूरोपियन यूनियन का ये मान के चलो भाई है वो संगठन। तो ये मिलिट्री इंपैक्ट भी इसके ठीक है। इकोनॉमिक पावर देखेंगे तो ये अगर हम आज के दिन यूएसए वगैरह को छोड़ दें तो काफी बड़ी अर्थव्यवस्था है यूरोपियन यूनियन। कोई भी देश
कितना ही भी पावरफुल हो, यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार रखने की कोशिश करेगा। इसकी जो मुद्रा है यूरो, यूरो इज काउंटरिंग डॉलर टुडे। जो डॉलर है अमेरिका की करेंसी, उसको काउंटर करती है यूरो। ये यूरोपियन यूनियन की करेंसी है। इसकी अर्थव्यवस्था का आकार है वो भी संसार की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें से एक है। तो क्या इसके इकोनॉमिक इंपैक्ट नहीं है? तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, यूरोपियन यूनियन के हर प्रकार से इंपैक्ट है, चाहे पॉलिटिकल इंपैक्ट की बात हो, मिलिट्री इंपैक्ट की बात हो, इकोनॉमिक इंपैक्ट्स की बात हो। और इस प्रकार हम कह सकते हैं दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। अगर मिलिट्री की बात करें तो यहां पे हम लिख सकते हैं एक दो पॉइंट, याद रख लेना भाई इस चीज को। ये न्यूक्लियर पावर भी है फ्रांस, ठीक है, फ्रांस एक न्यूक्लियर पावर देश है। वैसे ब्रिटेन भी है, वो आज पर इसका हिस्सा नहीं है। वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मी, ठीक है, लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री। जो यूरोपियन यूनियन है मिलिट्री पे भाई बहुत ज्यादा खर्चा करता, सबसे ज्यादा नहीं पर फिर भी ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है एक्सपेंडिचर के हिसाब से भी। इसके पास सारे आधुनिक हथियार हैं, तो इसका मिलिट्री का इंपैक्ट भी है। इकोनॉमिक की अगर हम बात करें, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इट्स करेंसी, इसकी मुद्रा जो यूरो है काउंटर्स डॉलर। जो यूएसए का डॉलर उसको काउंटर करती है, ठीक है। तो ये इसके इंपैक्ट हमें ध्यान रखने हैं और इस प्रकार से वी कैन से यूरोपियन यूनियन इज एन इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। समझ में आई भाई बात है? हमने ये लास्ट टॉपिक है यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड। अब यूरोपियन यूनियन इस क्लास में ये मान के चलो कंप्लीट हो गया। इसके देखो ध्यान से सुनो, एक बार हम यहां से चेकआउट कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर पढ़े हैं अभी तक। ये जो चैप्टर का नाम था इसमें ये 3 डेफिनेशन यूनिपोलर वर्ल्ड, बाईपोलर वर्ल्ड और मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में डिस्कस करा था कि भी ये टर्म्स होती क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने अल्टरनेटिव सेंटर्स या मल्टीपोलर वर्ल्ड की जरूरत क्या है, बैलेंस ऑफ पावर टू काउंटर द यूनिपोलरिटी, इट इज अकॉर्डेंस विद डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी टू फाइंड आउट द रीजनल सॉल्यूशन टू द रीजनल प्रॉब्लम्स। ये कारण है जो इस प्रकार के सेंटर्स की हमें जरूरत होती है। हमने ये काम कर लिया भाई, ठीक है। उसके बाद भाई यूरोपियन यूनियन जो बना है उसमें बैकग्राउंड क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और यूरोप के क्वेश्चन हमने बताया था भाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप में हुआ था जिसके कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था का डिस्ट्रक्शन हो गया और साथ में उन वैल्यूज और उन इंस्टीट्यूशन का भी डिस्ट्रक्शन हो गया जिनके कारण यूरोप को जाना जाता था। अब ऐसी स्थिति में यूरोप के नीति निर्माताओं के सामने यूरोप के सवाल है, जिसमें से एक है कि भी अपनी पुरानी जो शत्रुता है उसको कंटिन्यू रखें और दूसरा है भाई उस शत्रुता को बुलाकर विकास के पथ पर अग्रसर हों और अपना रिक्रिएट करें इकोनॉमी को, अपनी इकोनॉमी को, और साथ में उन वैल्यूज को रिक्रिएट करें जिनके कारण यूरोप जाना जाता था। उसके बाद हमने पढ़ा यूरोपियन यूनियन के बारे में भाई 1992 में बना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से इसका प्रोसेस शुरू होता है और इसमें जो नॉर्मली वेस्टर्न यूरोप के देश हैं वो इसमें शामिल है। उसके बाद प्रोसेस पढ़ा था भाई, प्रोसेस क्या है,
प्रोसेस के बाद इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, वो हमने स्लाइड मिटा दी थी इसलिए, ठीक है। और उस लास्ट में ये पढ़ा था भाई लिमिटेशंस ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये भी पढ़ ली। और जो आज का लास्ट टॉपिक था यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड, वो था इम्पैक्ट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो हमने देखा इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स भी हैं, क्योंकि इसका एक सदस्य देश परमानेंट मेंबर है यूएनओ का, और ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय यूएनओ are affected by these permanent members। तो अगर परमानेंट मेंबर का प्रभाव है तो, और परमानेंट मेंबर है यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य है, तो क्या होगा इसका मतलब ये पावरफुल सेंटर होगा। मिलिट्री में भी बता भी, न्यूक्लियर पावर है फ्रांस, लार्जेस्ट आर्मी है इनके पास, और भाई एक्सपेंडिचर के मामले में भी ये अग्रणी संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम आर्थिक इंपैक्ट की बात करें, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इट्स जो इसकी करेंसी है यूरो, ये भी भाई क्या करती है, उसको डॉलर को काउंटर करती है, ठीक है। और अगर हम मिलिट्री की बात करें तो यूरोपियन यूनियन के भाई अगर स्पेस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी ये अग्रणी संगठन है, साइंस के फील्ड में हो या भाई अंतरिक्ष के फील्ड में हो, हर जगह पे इसने झंडे गाड़े हैं। तो इस कारण हम क्या कह सकते हैं, यूरोपियन यूनियन एक इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर है, इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है। क्लियर है यहां तक? इसके बाद दूसरा संगठन करेंगे आसियान, उसके बारे में पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए सबको नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।